मैंने पूरी ताकत दिल्ली में लगाई कि एक विकल्प होना चाहिए, एक विकल्प होना चाहिए। मुझे पता था केजरीवाल नहीं आ रहे हैं, मगर बोलूं किसको, सुने कौन? न समाज सुन रहा, न समाज का नेता सुन रहा। अपने आप को सब मैं हूं अम्बेडकरवादी, मैं हूं बहुजन समाज का नेता, मैं हूं दलितों का नेता, मैं हूं मुसलमानों का नेता। तो मरो, रो बैठ के अब सरपट को। और कभी नहीं होगा जब तक सरेंडर नहीं करेंगे, झुकना नहीं सीखेंगे, मिलना नहीं सीखेंगे, प्यार से अपने लोगों से बात करना नहीं सीखेंगे, क्वालिटी जब तक नहीं परखेंगे, जांचेंगे। वो तो अगर मैं मोटरसाइकिल से किसी क्या चला जाता तो वो तो मुझे नाप रहा मोटरसाइकिल से, वो तो नाप ही नहीं रहा मेरी ऊर्जा को नहीं, मेरी क्षमता को नहीं, मेरी योग्यता को नहीं, मेरे क्रियाकलापों को नहीं, मेरे आंदोलन को नहीं, किसी को मतलब नहीं। स्कॉर्पियो है या नहीं, ठीक है बेटा स्कॉर्पियो पे चलो, अब भाजपा चढ़ाएगी स्कॉर्पियो पे, हमें क्या टेंशन। हम तो कल भी आंदोलन कर रहे थे, वहां तो एक पैर जेल में कल भी था, आज भी है, नो टेंशन। मैं तो लड़ूंगा। मैंने चापलूसी और चमचागिरी को टाटा बाय बाय कह दिया पहले ही। दुनिया चमचागिरी और चापलूसी करके स्कॉर्पियो पे चल रही है। मैंने संघर्ष के रास्ते को चुना है, मैं संघर्ष करूंगा समाज की आन बान शान बचाने के लिए। लेकिन ये लोग जो पार्टी बना बना कर घूम रहे हैं, चाहे वो मुस्लिमों की पार्टी हो या दलितों की पार्टी हो, ये अपने आप को कहते हैं हम समाज के सम्मान के लिए पार्टी बनाए, नहीं, समाज के नुकसान के लिए ये पार्टी बनाए हैं। इसलिए कि ये मिलते नहीं हो, वोटों को तकसीम करते हैं, वोटों को बांटते हैं, इतना बांटते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के ये सदस्य हो जाते हैं और भाजपा का रास्ता हमेशा आसान हो जाता है। यही हर जगह हो रहा है, मिल्कीपुर में भी यही हुआ, यहाँ भी यही हुआ, हर जगह चुनाव में यही हो रहा है। आपने वो कुंदरकी देखा, आपने सब देखा, सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। भाजपा को पता चल चुका है कि हमको ऐसे ही। मिल्कीपुर में तो बसपा लड़ी नहीं चुनाव, तो आप किस पे आरोप? बसपा नहीं लड़ी, बाकी पार्टियां थी, हमारे समाज के लोग दाएं बाएं लगे थे, कुछ मुस्लिम लगे थे, कुछ दलित लगे थे, बंदरबांट हो रहा था, छोटी छोटी पार्टियां लड़ रही थी, सब जगह यही हो रहा। कुंदरकी में तो आपने देखा ना, कोई पार्टी नहीं बची जो चुनाव नहीं लड़ी, वहां सब लड़ गई। तो जब सब लड़ोगे तो परिणाम यही आएगा जो दिल्ली में आया। मुसलमान के एक बड़े मौलाना भी वायरल हो रहे हैं कि हमने भाजपा को वोट दिया। आप बोल रहे हैं वो परिणाम से पहले बोले हैं भाई, उन पर संविधान नहीं बचाया क्या ये? नहीं, उन पर ये आरोप नहीं लगाइए कि डर से बोले, ये आरोप नहीं लगेगा। मित्र हैं हमारे वो भी, चुनाव दिया उन्होंने, तो चुनाव से पहले उन्होंने कह दिया कि हमने जीवन में पहली बार भाजपा को वोट दिया। मतलब कुछ मुसलमान भी दे रहे हैं, दलित भी दे रहे हैं। अब इन लोगों को तय करना है, ये कंफ्यूजन दूर तब होगा जब दलित पार्टियां, मुस्लिम पार्टियां, यानी बहुजन समाज की पार्टियां, SC ST OBC जो आप कहते हैं, ये पार्टियां जब तक गोलबंद नहीं होंगी और विश्वास का वातावरण नहीं बनाएंगी, तब तक ये कंफ्यूजन समाज का दूर नहीं होगा। इसलिए जो भी भाजपा को वोट दे रहा, चाहे दलित दे या मुस्लिम दे, मैं किसी की शिकायत अब नहीं करूंगा, क्योंकि लीडरों ने कंफ्यूज हमें कर दिया है। जब लीडरों ने हमें कंफ्यूज कर दिया तो अब कुछ भी हो। लेकिन बहन जी कोठी से बाहर नहीं निकली इस बार चुनाव में। बहन जी नहीं निकली तो बहन जी के जो सिपह सालार थे वो निकले थे, आनंद जी आए थे। हर पार्टी अपने पार्टी जाट वो तो सिमट कर रह गई है सर दिल्ली में। नहीं, पार्टी ने इस बार तो मुझे लगा कि कोशिश कर रही थी बसपा के हम माने उठे, लेकिन जिस अंदाज की कोशिश थी उस पर मैं इतनी बात जरूर कहूँगा, अब वो कोशिश सफल नहीं हो सकती। अब आपको गठबंधन में आकर चुनाव से पहले एक पॉलिसी बनाकर के संभावनाएं आपकी कहाँ हैं, आपके सहयोगियों की कहाँ कहाँ हैं, किसकी कहाँ कहाँ पकड़ है, एक बड़े लेवल पर जब तक काम नहीं होगा अल्टा पल्टी नहीं हो सकता। तो यूपी का जो हिंदुत्व आपका मुकाबला देखिए, पहले समझिए, मुकाबला केवल आपका भाजपा से नहीं है। जैसे सबसे पहले दिल्ली के उन सभी कच्चे कर्मचारियों को, सफाई कर्मियों को, DTC के लोगों को, मार्शल के लोगों को और उन तमाम आंदोलनकारियों को, ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के बैनर तले जिन लोगों ने भी आंदोलन किया था, उनको पहले बधाई, हराने के लिए उनको बधाई। और ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय इंजीनियर DC कपिल साहब को बधाई कि उनके कुशल नेतृत्व में जो दिल्ली में 3 सालों से लगातार आंदोलन चल रहे थे, जिसके साक्षी हैं आप लोग, हमको इस बात से खुशी है कि जिस तरह से 3-4 वर्षों तक हम सड़क पर रहे, मगर दिल्ली के उस समय के मुख्यमंत्री, अब के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी सिंह ने हम लोगों को कभी भी टेबल पर नहीं बुलाया। जिस तरह से सड़क पर हम लोगों को छोड़ दिया, उसी तरह से दिल्ली की जनता ने भी उन्हें सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। अब हम लोग तमाशा देखेंगे कि 5 साल तक सड़क पर वो क्या करते हैं। हम लोग तो आंदोलन कर रहे थे, वो क्या करते हैं इसकी प्रतीक्षा है। कारण नंबर 1, जो बातें
अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में कही थी 2015-20 के चुनाव में। हमने कोई भी अलग से कोई मांग सरकार से नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि जितने भी कच्चे कर्मचारी उनको हम पक्का करेंगे। उन्होंने ट्रांसपेरेंसी की बात की थी, उन्होंने बात की थी कि स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाएंगे, शिक्षा का जो है एक स्तर इतना ऊंचा करेंगे कि विदेश भी उस पर रश्क करेगा, देखेगा। लेकिन ये सारी बातें सिर्फ उनके मैनिफेस्टो तक रही। स्कूल में इमारतें तो बनी लेकिन स्कूल में टीचर नहीं आए, और अगर आए भी तो वो ठेके के हिसाब से आए, कॉन्ट्रैक्ट गेस्ट टीचर जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर थे। स्कूल के रख रखाव के लिए जो बागवानी के लिए गेट पर खड़े होने के लिए जो कर्मचारी होते हैं, यानी सफाई कर्मचारी और गेटमैन, वो सब ठेकेदार के हवाले थे। टीचर भी ठेकेदार के हवाले थे। अब आप कहेंगे ठेकेदारी, कुछ लोग हैं भारत में, चिंटू पिंटू मुन्नू चिन्नू, वो कहते हैं कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पर काम सही होता है, सरकार काम सही नहीं कराती, यानी वो प्राइवेटाइजेशन के सपोर्ट में रहते हैं, निजीकरण को समर्थन करते हैं और कहते हैं कि निजी कंपनियां अच्छा काम करती है। उसका उदाहरण भी देते हैं वो बिजली विभाग में जब कंपनियां सरकार के अधीन थी तो बिजली में कटौती होती थी, इत्यादि इत्यादि। और जब कंपनी ने इसको अपने हाथ में ले लिया तो देखिए सप्लाई कितनी अच्छी है। उनका अपना एक तर्क है, हो सकता है उनके दिमाग में ये बातें हों, लेकिन जो लोग उस विभाग में काम कर रहे उनकी कठिनाइयों को भी समझना जरूरी है। क्या सरकार अपने अधीन रखकर बैंक को, स्कूल को, एजुकेशन को, रेलवे को, बिजली को, सड़क को बेहतर नहीं चला सकती? तो फिर सरकार क्या करे? जब सरकार खुद ही ये मान ले कि हम नहीं चला सकते, निजी कंपनियां चलाएंगी, ये इनडायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी को आमंत्रित करने का या उनके हाथों में सौंपने का शब्द है ये। अगर ऐसी धारणा है तो मेरा मानना है कि सरकार सब कुछ बेहतर कर सकती है अगर वो ईमानदार हो तो। सो केजरीवाल सरकार ने ईमानदारी से काम नहीं किया। ये तो मजदूरों की बात हो गई, ये तो कर्मचारियों की बात हो गई, ये तो उन कर्मचारियों की जिनको लेकर 160 दिनों तक हम करकरडुब्बा गेट के सामने जो दिल्ली स्वास्थ्य निदेशालय का मुख्यालय है उसके गेट पर 160 दिन कंटिन्यू धरना दिया गया, ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के बैनर तले, जिसके आप लोग भी साक्षी है। गाहे बगाहे आप लोग आया करते थे। हम लोगों को पागल कुत्ते ने नहीं काटा, खुजली वाले कुत्ते ने नहीं काटा। हमारे साथ भी बाल बच्चे हैं, घर द्वार है, रिश्तेदारियां हैं, दोस्त यार हैं, शादी ब्याह है, मरना जीना है, स्वास्थ्य है, लेकिन उसके बावजूद इस आंदोलन को 160 दिनों तक रखा जिंदा। मतलब साफ था कि वो 585 जो स्वास्थ्य कर्मी थे वो पीड़ित थे। उनकी पीड़ा को देखकर हम लोगों ने अपना सब कुछ निछावर किया। खुदा गवाह है, ईश्वर साक्षी है कि कभी हम लोगों ने इसके एवज में ऑनलाइन ऑफलाइन कोई चंदा नहीं किया, इस आंदोलन को चलाया। अभी आपने देखा होगा सफाई कर्मचारियों को लेकर कोरोना काल में जो उनकी मौतें हुई थी, केजरीवाल ने ये कहा था कि 1-1 करोड़ रुपया हम सबको कंपनसेशन देंगे, वो कोरोना वॉरियर। लेकिन वाल्मीकि समाज के उन 6 शहीद कोरोना वॉरियर को इन्होंने कंपनसेशन नहीं दिया, जिसका आंदोलन हम लोगों ने किया। जो 20-20 साल 25-25 साल से सफाई कर्मी लगे हैं और उसी बीच में जो घटनाएं भी घटती हैं, उसी बीच में सीवर में डूबकर मरने वाले लोगों की जो तादाद 18-19 हुई, उन सब मुद्दों को लेकर हमने सरकार से बात करने की कोशिश की, जंतर मंतर पर धरना दिया, सब कुछ किया, सरकार ने कभी नहीं सुना। ऐसी सरकार जो सुने ही नहीं, उस सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं था। सो दिल्ली वालों को हम फिर से बधाई देते हैं। अब आप कहेंगे या हमारे लोग कहेंगे, एक अंतिम इशू और बता दें, सेकुलरिज्म का ये मतलब नहीं है कि ट्रैफिक वन वे, ये कतई नहीं होता। सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि समन्वय समाज के बीच होना चाहिए, सामंजस्य भी होना चाहिए और विश्वास भी होना चाहिए। सेकुलरिज्म के नाम पर अगर आप एक समाज को निशाना बनाते हैं और जो कम्युनल पार्टियां वो भी निशाना बनाती हैं, तो अंतर बताइए क्या रहा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो कम्युनल पार्टी है, वो अगर निशाना मुसलमानों को, बौद्धिस्टों को, ईसाइयों को बनाती है, तो दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भी कोरोना काल में तबलीगी जमात को स्पेशली निशाना बनाया था।
वक्फ बोर्ड के इमाम को 18 महीने तक तनख्वाह नहीं दिया गया था। आंदोलन के बाद, चुनाव की घोषणा के बाद, आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद इनको तनख्वाह दिया गया, जो कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन भी है। किसी ने संज्ञान नहीं लिया, वरना मुकदमा इस पर भी दर्ज होना चाहिए था। इसी तरह से शराब जो एक बीमारी है, लानत है, उसको इस तरह से बढ़ा देना, एक पर एक फ्री कर देना, मंदिर के बराबर में, मस्जिद के बराबर में, गुरुद्वारा के बराबर में। आपको पता होगा आंदोलन हम लोगों ने किया, 100 मीटर के अंदर ही नपाई हमने की है। जिस जगह मनीष सिसोदिया चुनाव हारे हैं, उस आंदोलन में हमने वक्त दिया जंगपुरा में, वहां गुरुद्वारे के 90 मीटर के अंदर जो है ठेका खोल दिया गया था। वादाफ्ता जब आंदोलन हुआ तो कंपनी है वो कमेटी का गठन हुआ और वो नापने आए मीटर से, और नपा तो 90 मीटर था, बंद किया गया। एक जगह मस्जिद के साथ भी ऐसा हुआ। कई जगह मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा और चर्च के आसपास इन्होंने शराब के ठेके खोले। आप पढ़ाना चाहते थे या पिलाना चाहते थे, सवाल है या नहीं? आप दिल्ली को पढ़ा हुआ दिल्ली या नशे में डूबा हुआ दिल्ली, कौन सा दिल्ली आप चाहते थे? तो इस सरकार का मैं नहीं समझता हूं कि दिल्ली में रहने का कोई औचित्य था। 2100 दे दूंगा जी, बस फ्री कर दूंगा जी, सब फ्री कर दूंगा, तो सरकार ही फ्री कर दो ना। दिल्ली की जनता ने मैंने आम आदमी पार्टी को ही फ्री कर दिया, जाओ घूमो सड़क पर। इस हार से सबक लेंगे केजरीवाल? सबक लेने उनका दी एंड हो गया, उनकी कहानी अब खत्म हो गई। आम आदमी पार्टी कहानी खत्म। अब आज के बाद कोई जानेगा, सुनेगा, इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा कि आम आदमी पार्टी एक था राजा एक थी रानी, खत्म हो गई उसकी अब कहानी। एक था राजा अरविंद केजरीवाल, एक थी रानी आतिशी सिंह, तो ये कहानी चलेगी, एक था राजा एक थी रानी, खत्म हो गई उसकी कहानी। लेकिन अब एक मसला हमारे समाज का भी है। हमारे समाज में भी चंद सोच के लोग हैं। एक है जो कहते हैं कि कॉमनल का जवाब कॉमनल से होना चाहिए। आपने चुनाव में देखा ओवैसी साहब की तेवर को देखा, उनके चुनाव प्रचार को देखा, अभियान को। लड़ी 2 ही सीट पर लड़ रहे थे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ 370 पर लड़ रहे थे। अब मेरा एक सवाल है मुस्लिम क़यादत की उन पार्टियों से जो मंचों से चुनाव में अल्लाह, रसूल, इस्लाम, कुरान की बात करते हैं और सियासत को इस्लाम का हिस्सा मानते हैं। बेशक इस्लाम में सियासत को तवज्जो दी गई है, सियासत के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन भारतीय राजनीति में और भारतीय लोकतंत्र में, इंडियन डेमोक्रेसी में क्या कम्युनल माने पावर को काउंटर करने के लिए फिर कम्युनल ही पावर लगाया जाएगा या सेकुलर पावर लगाया जाएगा? ये एक सवाल बना हुआ है आज भी। धन्यवाद देता हूं दिल्ली के मुस्लिम मतदाताओं को, जिन्होंने किसी की कुछ नहीं सुनी, अपने मन से अपना वोट किया और शानदार वोट किया। उन्होंने दोनों कॉमनल फोर्स के खिलाफ वोट किया। तो क्या दलित मुसलमान ने केजरीवाल को वोट नहीं दिया? नहीं, मुसलमानों ने, वही तो मैं कह रहा हूँ, मुसलमानों ने जहां संभव हुआ वहां वोट किया कॉमनल फोर्स को हराने के लिए। यह अलग बात है कि कहीं जीते कहीं हारे, तो जहां चूके नहीं दिया। अगर ओवैसी को वोट देते तो अमानतुल्लाह कैसे जीतते? ओवैसी को अगर मुसलमान वोट देते तो मुस्तफाबाद भाजपा कैसे जीतती? भाई वहां वोट देख लें आप, आम आदमी पार्टी और ओवैसी साहब की पार्टी ताहिर हुसैन के वोट को मिला दे तो भाजपा हार रही है ना। लेकिन आदिल और आम आदमी को 68,000 वोट मायने रखता है कि नहीं रखता है? मतलब मुसलमानों ने लगभग तमाम सीटों पर बहुत बेहतर फैसला लिया, लेकिन एक सीट मुस्तफाबाद में चूक हो गई मुसलमानों से। इन्हें कोई कड़ा फैसला लेना चाहिए था जो नहीं ले सके, जिसका खमियाजा भुगत रहे। लेकिन अब एक बात ये कही जा रही है कि आप लोगों के हो हा से भाजपा आ गई, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ होता नहीं है, करवाया जाता है। लेकिन सर जो महागठबंधन जो बनाया गया था क्या उसका दी एंड हो गया? अब मुझे तो लगता है सब बिखर गए हैं और अब नहीं लगता है कि अभी ये एक मंच पर आएंगे। सबका अपना अपना एजेंडा है और सब एक दूसरे को बी टीम कहते हैं। सच्चाई है कि सभी बी टीम की भूमिका में इस वक्त है, सभी बी टीम। संविधान बता रहे थे महागठबंधन के नेता सारे, तो अब बचाएं दिल्ली में क्या होगा? अभी जो खदशात हैं, जो कल्पना लोग कर रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता वैसा भी हो सकता है, तो अब देखिए, अभी तो सरकार बनी नहीं है, सरकार बनती है तो हम लोग भी देखते हैं। बहरहाल हम लोग तो आंदोलनकारी आंदोलन करेंगे, कहीं पीछे नहीं हटेंगे। बसपा को किस तरह देखते हैं सर, जो जीरो हो गई है और कम हुए हैं वोट बैंक? नहीं, इसमें देखिए, जब तक बसपा हो, MIM हो या कोई भी पार्टी हो या कांग्रेस हो,
देखिए दौर है ये गठबंधन का, और गठबंधन ही नहीं, ईमानदारी से चुनाव से पहले, महीनों पहले सरेंडर करके गठबंधन करना पड़ेगा। जब तक कोई पार्टी सरेंडर करके गठबंधन नहीं करती, नए नेता जो जाटव समाज के बन रहे हैं चंद्रशेखर, मैं इनको भी कह देना चाहता हूँ, नाक रगड़ लेंगे। अगला चुनाव ये 2029 का, ये 10,000 भी वोट न लाने वाले हैं नगीना से, चुनाव जमानत इनकी जब्त होने वाली है। ये भी उसी रास्ते पर जा रहे हैं। गठबंधन नहीं करूंगा मैं, 15 दिन मेरा बर्बाद हुआ उससे गठबंधन के लिए। मैं चाह रहा था कि कुछ तो हो, मगर नहीं होने दिया किसी ने। मैंने पूरी ताकत लगा दी। मैं अगर उतनी ताकत अपने चुनाव पर लगाता तो मैं बहुत कुछ कर जाता।